आइए तो अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। इसमें अगली मेथड है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह दूसरा नाम है तीसरे पदार्थ द्वारा परिक्षेपण। पेप्टीकरण या तीसरे पदार्थ द्वारा परिक्षेपण। पेप्टीकरण अर्थात पेप्टाइजेशन या तीसरे पदार्थ द्वारा पेप्टीकरण, परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन बाय थर्ड सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया स्कंदन या कोएगुलेशन के उल्टी होती है, व्युत्क्रम या विपरीत होती है। इसमें किसी पदार्थ के ताजे अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में किसी तीसरे पदार्थ की उपस्थिति में या तीसरे पदार्थ की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। यह तीसरा पदार्थ सामान्यतः पेप्टीकारक या पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजर आदि नामों से जाना जाता है। सामान्यतः जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद आदि के कोलाइडी विलयन बिना पेप्टीकारक की सीधे जल के संपर्क में आने पर ही बना लिए जाते हैं, परंतु अन्य पदार्थों के कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए किसी उचित पेप्टीकारक की आवश्यकता होती है और सामान्यतः किसी समान आयन की उपस्थिति में ये कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का हुल थ्राइस, इसका लाल कोलाइडी विलयन बनाने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी कण हैं उनके ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड से प्राप्त फेरिक आयन ऊपरी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उनके ऊपर एक समान आवेश होने के कारण वो पूर्ण स्थायी कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को, ताजे अवक्षेप को, या एल्यूमिनियम क्लोराइड के ताजे अवक्षेप को HCl के साथ उबाल देते हैं, हल्के HCl के साथ उबाल देते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ध्यान रहे, HCl की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। अधिक सांद्रण होने पर बजाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्यूशन बनने के एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसलिए HCl की जो मात्रा होती है वो बहुत कम रखी जाती है। तो एक बार पेप्टीकरण को आप दोबारा ध्यान से सुने। पेप्टीकरण या तीसरे पदार्थ द्वारा परिक्षेपण, ये प्रक्रिया स्कंदन के बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के ताजे अवक्षेप को एक तीसरे पदार्थ की सहायता से कोलाइडी अवस्था में लाया जाता है और ये जो तीसरा पदार्थ है ये पेप्टीकारक या पेप्टाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। कुछ प्रक्रियाओं में जल स्वयं पेप्टीकारक का कार्य करता है, परंतु अधिकतर प्रक्रियाओं में किसी तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है और सामान्यतः समान आयन की उपस्थिति में ये कार्य आसानी से हो जाता है। जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ उबालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा कोलाइडिसॉल, लाल रंग का कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़े अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के साथ उबालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का
कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। इसमें जो फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं उससे प्राप्त फेरिक आयन उन फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उन कोलाइडी कणों पर, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर एक समान धनात्मक आवेश रहता है सब पर, जिससे वो पूर्ण स्थायी कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिसॉल बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप या एल्यूमिनियम क्लोराइड के ताजे अवक्षेप को तनु HCl के विलयन में उबालते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। तो ये था आपका पेप्टीकरण के विषय में। अब पेप्टीकरण के बाद में अब आप आएंगे जो अगली विधियां हैं, संघनन विधियां। तो अभी तक मैंने आपको परिक्षेपण विधियां जो 3 प्रकार की हैं उनके बारे में बताया था। अब नंबर 2 है संघनन विधियां या कंडेंसेशन मेथड्स। इसमें जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब पदार्थ के कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से कम होता है तो उन्हें संयुक्त कर कोलाइडी कणों के आकार में लाने की विधियां संघनन विधियां या कंडेंसेशन मेथड कहलाती हैं। इनमें सबसे पहली विधि है विलायक बदलकर। विलायक बदलकर अर्थात बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि के द्वारा जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, फिनोफ्थलीन, गंधक आदि के कोलाइडिसॉल बनाए जाते हैं। ध्यान करें फिर, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, फिनोफ्थलीन, गंधक यानी सल्फर आदि के कोलाइडिसॉल इस मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जिस पदार्थ का कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना होता है उसको सर्वप्रथम ऐसे विलायक में घोल लेते हैं जिसमें वह अत्यधिक घुलनशील होता है। उसके बाद बने हुए इस विलयन को उस विलायक माध्यम में घोल लेते हैं या उस विलायक माध्यम में डाल देते हैं जिसमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है। उदाहरण के लिए, अच्छा आगे इसी में सुने कि उसमें डाल दिया जिसमें वो कोलाइडी विलयन बनाना है। इसके बाद जब इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो जो अत्यधिक विलेय, जिसमें वो पदार्थ अत्यधिक विलेय होता है, वो सॉल्वेंट तेजी से वाष्पित हो जाता है, और अविलेय जिसमें कम होता है, वो पदार्थ कम विलेय होता है, उसमें उसका कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गंधक है, सल्फर है। सल्फर जल में इनसॉल्युबल होती है, सॉल्युबल नहीं होती, अविलेय होती है, और जल में उसका कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना होता है। तो सबसे पहले गंधक को किस में घोल लेंगे? अल्कोहल में। अल्कोहल में वो तेजी से विलयनशील हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, और इस तरीके से इस सल्फर का अल्कोहल में एक विलयन प्राप्त हो जाता है। फिर इस बने हुए विलयन को किस में डाल देते हैं? जल में डाल देते हैं। जल में गंधक अविलेय होती है, अघुलनशील होती है। तो इस तरीके से ये एक मिक्सचर बन जाता है, किस किस का? जल का, अल्कोहल का और सल्फर का। जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये अल्कोहल तेजी से वाष्पित हो जाता है और गंधक का जल में स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। तो आ गया होगा समझ में? एक बार फिर सुनिए कैसे विलायक बदल कर जो मेथड है उससे किसी पदार्थ का कोलाइडिसॉल बनाया जाता है। इस विधि में कुछ विशेष पदार्थ हैं जिनके कोलाइडिसॉल बनाए जाते हैं, जैसे गंधक है, फिनोफ्थलीन है, इसके अलावा जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, इनके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम पदार्थ को उस विलायक में घोलते हैं जिसमें वह अत्यधिक घुलनशील होता है, और इस प्रकार बने उस विलयन को उस दूसरे विलायक में डाल देते हैं जिसमें उसका कोलाइडी विलयन बनाना होता है। जब इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो जिस विलायक में वह अत्यधिक घुलनशील होता है वह विलायक तेजी से वाष्पित हो जाता है और दूसरे विलायक में उसका कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो सल्फर है ये जल में अविलेय है, इनसॉल्युबल है,
सॉल्युबल नहीं है तो इसका जल में कोलाइडी विलयन कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि सल्फर को अल्कोहल में, जिसमें कि वो बहुत अधिक घुलनशील है, उसमें एक विलयन बना लेते हैं, घोल लेते हैं, और ये जो विलयन बना है सल्फर का अल्कोहल में, इस विलयन को जल में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 का मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो अल्कोहल तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इस तरीके से सल्फर और जल का स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे आएंगे आप, अगली मेथड है तत्व की वाष्प द्रव में प्रवाहित करने पर। नंबर 2, तत्व की वाष्प द्रव में प्रवाहित करने पर। देखिए, इस विधि में सामान्यतः जब हम किसी तत्व की वाष्प को किसी द्रव में प्रवाहित करते हैं तो उनका स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गंधक और पारे का स्थायी कोलाइडिसॉल इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। कैसे? उबलते गंधक की वाष्प को जब मरकरी में, पारे में संघनित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इन दोनों का एक स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। तो ये विधि सामान्यतः सल्फर और मरकरी का स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त करने में प्रयोग की जाती है। तो इसको हम इस तरह समझा सकते हैं कि जब किसी तत्व की वाष्प को किसी द्रव में प्रवाहित करते हैं तब उनका स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। जैसे उबलते गंधक की वाष्प को जब मरकरी या पारे में प्रवाहित करते हैं तो गंधक का पारे में एक स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त होता है। अब नंबर 3 मेथड है रासायनिक विधियां, अर्थात केमिकल मेथड्स। रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। तो देखिए, रासायनिक विधियों में जब हम किसी पदार्थ का कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो कौन कौन सी मुख्य रासायनिक अभिक्रिया हैं। नंबर 1 है उभय अपघटन, उभय अपघटन विधि, और नंबर 2 है अपचयन। अपचयन प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए यह विधि कहलाती है अपचयन विधि। और नंबर 3 है जल अपघटन, यानी जल अपघटन की प्रक्रिया इसमें प्रयोग की जाती है, इसलिए यह विधि कहलाती है जल अपघटन विधि। और नंबर 4 है ऑक्सीकरण विधि, अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया इसमें प्रयोग की जाती है। तो नंबर 3 रासायनिक विधियां में आप ध्यान से सुने कि अनेक संघनन विधियों के द्वारा जब हम किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की रासायनिक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसीलिए ये विधियां उन्हीं के नाम पर रखी गई हैं। इनमें सबसे पहला है उभय अपघटन विधि या डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इस विधि के द्वारा सामान्यतः धातु सल्फाइड के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? उभय अपघटन विधि के द्वारा सामान्यतः धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आर्सेनियस सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इनके कोलाइडिसॉल इस उभय अपघटन विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड बोल दीजिए या आर्सेनियस सल्फाइड बोल दीजिए, इसका स्थायी कोलाइडिसॉल इस विधि के द्वारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3
का संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस तब तक प्रवाहित करते रहते हैं जब तक कि पीले रंग का आर्सेनियस सल्फाइड का स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त नहीं हो जाता है। इसमें आप इसको इस तरीके से बैलेंस कर दीजिए। ये है येलो सॉल ऑफ AS2S3, पीले रंग का। ध्यान से सुनिए, जब आर्सेनिक ऑक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक कि पीले रंग का आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडिसॉल प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इसमें H2S की अतिरिक्त मात्रा को या तो इस विलयन को उबालकर या इस विलयन में हाइड्रोजन गैस की धारा प्रवाहित करके दूर कर दिया जाता है H2S गैस की अधिकतर मात्रा को। ठीक इसी प्रकार से जो मर्क्यूरिक साइनाइड है HgCN का होल ट्वाइस, इस मर्क्यूरिक साइनाइड के संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर मर्क्यूरिक सल्फाइड का ब्लैक कोलाइडल सॉल प्राप्त होता है और ये बन जाएगा HCN इस तरीके से। यानी मर्क्यूरिक साइनाइड के संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस तब तक प्रवाहित करते रहते हैं जब तक कि काले रंग का मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलाइडिसॉल प्राप्त नहीं हो जाता है। इसमें भी पहले की तरह H2S की अतिरिक्त मात्रा को या तो इसको उबालकर या इसमें हाइड्रोजन गैस की धारा प्रवाहित करके उसको दूर कर दिया जाता है। तो एक बार फिर आप उभय अपघटन विधि के बारे में ध्यानपूर्वक सुने। उभय अपघटन विधि में क्या है कि इस विधि के द्वारा सामान्यतः धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है, जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड है या मरकरी सल्फाइड भी कह सकते हैं। इनके कोलाइडी विलयन इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस तब तक पास करते हैं जब तक कि पीले रंग का आर्सेनियस सल्फाइड का स्थायी कोलाइडिसॉल प्राप्त नहीं हो जाता है। इस विलयन में H2S की अतिरिक्त मात्रा को या तो हाइड्रोजन गैस की धारा प्रवाहित करके या इस विलयन को उबाल करके दूर कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार मर्क्यूरिक साइनाइड के संतृप्त जलीय विलयन में H2S गैस तब तक पास करते रहते हैं जब तक कि काले रंग का मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलाइडिसॉल प्राप्त नहीं हो जाता है। इसमें भी H2S की अतिरिक्त मात्रा को इस विलयन में H2S गैस की धारा प्रवाहित करके या इस विलयन को उबाल करके दूर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पीले रंग का आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडिसॉल और काले रंग का मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलाइडिसॉल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आप पढ़ेंगे अपचयन विधि।